हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम है। और अब हम केमिस्ट्री क्लासेस के जो फिजिक्स सीरीज़ है उसके अंदर लेक्चर 4 लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे आइए मिलकर के हम एक नया मेथड शुरू करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो आइए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, यानी कि लार्ज डिस्टेंस को कैसे कैसे मेज़र किया जाता है। देखो, इसमें लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आपको 3 मेथड बताए जाएंगे। 3 मेथड बताए जाएंगे, यानी कि जो मेथड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला बेटा मेथड होता है इसके अंदर इको मेथड। इको मेथड सारे मेथड में एक्सप्लेन भी करूँगा। दूसरा एक होता है मेथड इसके अंदर जिसमें हम रडार, सोनार इन सब को यूज़ करते हैं। रडार को यूज़ करते हैं, साथ में सोनार यूज़ करते हैं, बताएंगे इसके अंदर कहाँ पे। और दूसरा जो है लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, देखो सबसे पहले कैसा हो गया इको मेथड, दूसरा रडार व सोनार मेथड, ठीक है। तीसरा हो गया एक साउंड नेविगेशन। साउंड नेविगेशन स्टूडेंट, अगर आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये बातें बताई जाती हैं, या एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये बातें होती हैं। बट लेकिन बहुत से स्कूल्स के अंदर या एकेडमिक स्कूल के अंदर इन चीज़ों को नहीं बताया जाता। बट लेकिन हम अपनी क्लासेस के अंदर बता के चलेंगे, क्योंकि हमें कंप्लीट फिजिक्स को इन्वॉल्व करना है। तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस 3 तरीके से होती है। एक मेथड होता है इको मेथड, एक होता है रडार, जिसमें रडार का यूज़ करें चाहे सोनार का यूज़ करें, और उसके बाद नंबर 3 साउंड नेविगेशंस। तो आपके मन में एक बात चल रही होगी कि इन मेथड्स को हम कहाँ, कैसे और क्या हो इनका यूज़ होता है, कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे और किस चीज़ के लिए हम इनको यूज़ करेंगे, ये आप सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल आपकी सोचना बिल्कुल जायज़ है। तो जब मैंने आपको बता दिया कि 3 डिस्टेंस में इको, रडार, सोनार और साउंड नेविगेशन, तो मैं तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड ए नंबर पे लेके आऊँगा बेटा मैं इको मेथड। इको मेथड कि इको मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले मुझे यही देखना है कि इको मेथड क्या होता है, इको मेथड के अंदर क्या चलता है, या इको मेथड के अंदर होता क्या है। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इको मेथड के लिए। इन दिस मेथड यानी कि इस मेथड के अंदर हम बात करें इन दिस मेथड, यानी कि ये जो है, तो बेटा इसके अंदर मैंने बताया इको मेथड। इन दिस मेथड द साउंड ऑफ बुलेट मेजर्ड, यानी कि इको मेथड के अंदर जो बुलेट है उसकी साउंड को मेजर्ड किया जाता है। जैसे मेरे पास ये कोई भी बुलेट है और इस बुलेट से मैंने क्या किया, फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद यहाँ से क्या निकली, बुलेट निकली। बुलेट सीधी दीवार से टकराई, टकराने के बाद वो मेरे पास आई। तो उसने जैसे वो यहाँ से निकली तो इसने कोई साउंड प्रोड्यूस करी। साउंड प्रोड्यूस करती जूं करती हुई दीवार पे टकराई। जैसे दीवार पे टकराई होगी तो साउंड रिफ्लेक्ट हुई होगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इधर की तरफ आएगी। तो वो हमें वो मेजर करना है कि इस साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो, और वो मेथड हम यूज करेंगे। किस मेथड से निकालते हैं वो निकालते हैं इको मेथड से। तो इन दिस मेथड द साउंड ऑफ बुलेट मेजर्ड, ठीक है ना। या इसका करके हम दूसरा भी लिख सकते हैं यहां पे, इको मेथड always used, इस बात का ध्यान रखना, इको मेथड always used measurement of the distance covered by बुलेट, इस चीज का ध्यान रखना। इको मेथड ऑलवेज यूज्ड मेजर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट, कि जो इको मेथड है वो हमेशा बुलेट की जो थ्रू जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसमें यूज किया जाता है। अब मैं इसको समझाऊं कैसे, इसका डायग्राम बना के आपको मैं समझाता हूं। देखिए, वैसे मेरे पास बेटा अगर मैं देखूं, मेरे पास ये कोई हिल है, पहाड़ी है,
ठीक है। और ये इस तरह से मैंने कोई पहाड़ बना रखा है इस तरीके से, और ये पहाड़ का एक तरह का सिरा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक बुलेट है, इस तरह से गन है पहले तो, और गन से ही निकलेगी बुलेट, तो यहाँ इस तरीके से। तो जैसे ही मैं यहाँ से एक बुलेट निकलती है इस तरीके से, तो यहाँ के पॉइंट को मेज़र कीजिए आप, जहाँ पे बुलेट है वो गन है, यहाँ से ये बुलेट निकलना शुरू कर देती है, ये जा रही बुलेट, और ये बुलेट चलती रहती है, ये चलती रहती है, ये चलती रहती है, ये चलती रहती है, बिल्कुल इस तरीके से चल जाती है। ठीक है। तो जैसे ही, ध्यान से देखना, जैसे ही ये बुलेट इस गन के माउथ से निकली और जाकर के हिल्स पे टकराई, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कोई ना कोई तो डिस्टेंस कवर किया होगा। सपोज करो वो डिस्टेंस कवर किया है S1, वो डिस्टेंस कवर कितना किया है, वो डिस्टेंस कवर किया है S1। और जैसे वहां टकराई, टकराने के बाद क्या हो गया, वापस आई, टकराने के बाद वो वापस आ गई इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, टकराने के बाद वो इस तरीके से वापस आ गई। तो टकराने के बाद जैसे ही वो वापस आई, उसने डिस्टेंस कवर्ड किया S2, तो उसने डिस्टेंस कवर्ड किया S2। तो मुझे बताना है कि ये जो बुलेट निकली है इसकी साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सपोज करो जब बुलेट से, ध्यान से कंसेप्ट समझें, जब बुलेट से, जब आपकी गन से बुलेट निकली होगी, तो गन से बुलेट निकलने के बाद उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। तो हम लिखते हैं द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज v। मैंने v मान लिया कि बुलेट की वेलोसिटी क्या है, v है। अब सबसे पहले यहाँ पे जब गन से बुलेट निकली और पहाड़ पे टकराएगी, तो ये इस टाइम पे इसकी ओरिजिनल साउंड होगी। टकराने से पहले की जो साउंड होगी ना बेटा, वो ओरिजिनल साउंड होगी बुलेट की। तो द डिस्टेंस, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल जो बिल्कुल ओरिजिनल साउंड होगी, जो हमारे गन ने प्रोड्यूस करी होगी बुलेट को निकालते टाइम, तो वो तो बेटा जब मैंने यहाँ से इस गन से बुलेट को निकालूंगा तो ओरिजिनल साउंड तो वो होगी ना जब तक ये इस दीवार से टकराएगी नहीं, क्योंकि जैसे ही दीवार पे टकराएगी तो साउंड रिफ्लेक्ट करेगी और वापस आएगी। ठीक है ना। तो हम ओरिजिनल साउंड उसको बोलते हैं, वो साउंड होगी जो दीवार से टकराने से पहले वाली होगी। यानी कि यहां से बुलेट निकली, इसने साउंड प्रोड्यूस करी, तो इसकी ओरिजिनल जो डिस्टेंस है या ओरिजिनल साउंड है, वो ओरिजिनल साउंड इस माउंटेन से टकराने से पहले वाली होगी। तो जब ये इस माउंटेन से टकरा रही है, तो इस माउंटेन से टकराने पर ये देखिए कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ये माउंटेन से टकराने पर S1 डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है। अब जैसे ही टकराई, तो टकराने के बाद साउंड रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो हमारे पास आएगी, तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहां पे लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय रिफ्लेक्टिंग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रिफ्लेक्टिंग साउंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रिफ्लेक्टिंग साउंड। यानी कि जो डिस्टेंस कवर होगी रिफ्लेक्टिंग साउंड वापस आने वाली, वो डिस्टेंस है S2। क्या डिस्टेंस है बेटा, वो S2। तो अगर हम इससे टोटल डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, तो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस Snet इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जाने वाली डिस्टेंस, आने वाली डिस्टेंस, यानी कि Snet इज इक्वल टू S1 प्लस S2। फिर उसके बाद स्पीड कितनी वेलोसिटी से चला, वेलोसिटी आ गई, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई v। और मैंने मान लिया कि इस सारे प्रोसेस में कि गन से बुलेट निकली और बुलेट टकरा के वापस साउंड जो आई, इस काम को करने में हमें t टाइम लगा। इस काम को करने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। तो लेट टाइम टेकन, जो टाइम लगेगा वो टाइम t होगा, वो टाइम t होगा। तो ये आपको डिस्टेंस पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गई, टाइम पता चल गया। अब इससे हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो हमारी गन है उससे जो बुलेट निकलती है वो कितनी स्पीड से निकल सकती है, तो या कितनी वेलोसिटी से निकल सकती है। तो आप एक ही फॉर्मूला लगाएंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल डिस्टेंस, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट का यूज किया जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं बात करूंगा वेलोसिटी मेरी v होती है और इसकी डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस है मेरी s1 प्लस s1 प्लस s2 अपॉन t। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला काम आएगा कि हमारी जो बुलेट है वो इतनी स्पीड से चलेगी या उसकी वेलोसिटी इतनी होगी कि v इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अपॉन t, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल s1 डिस्टेंस गई, वापस से s2 डिस्टेंस कवर करी, तो बुलेट की स्पीड कितनी हो गई, बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो गई कि वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो s1 डिस्टेंस गई, s2 डिस्टेंस आई, तो s1 प्लस s2 अपॉन t। यहां तक बात क्लियर है। अब मैंने मान लिया, सपोज करो जाने वाली डिस्टेंस और आने वाली डिस्टेंस इक्वल है, तो लेट मैंने माना s1 इज इक्वल टू s2, s1 इज इक्वल टू s2, दोनों बराबर हैं और वो भी किसके, s के इक्वल है। तो यहां पे लिख सकता हूं v इज इक्वल टू s1 की जगह s, s2 की जगह s, तो कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा 2s अपॉन t। यही फॉर्मूला काम आएगा, यही हमारे इको मेथड का फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि v इज इक्वल टू 2s अपॉन t। ये होता है बेटा ओरिजिनल फॉर्मूला किसी भी साउंड को मेजर करने के लिए, जिसको मैं यहां भी लिख रहा हूं कि बेटा देखो v इज इक्वल टू कितना हो गया 2s अपॉन t, यानी कि जाने वाली डिस्टेंस प्लस आने वाली डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सपोज करो कभी कभी आपको डिस्टेंस पूछेगा कि कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, t को तो इधर लेके जाओगे, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू 2s। अगर मैं इससे s निकालने की कोशिश करूं तो बोलूंगा वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2। s इज इक्वल टू कितना, वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर करेगी हमारी गन जो है, यानी कि जो साउंड है, जो गन से बुलेट निकल रही है उसकी साउंड इतना डिस्टेंस कवर करेगी कि s इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम अपॉन t। क्लियर। तो इको मेथड में समझ में आया कि इको मेथड में कहां यूज करते हैं, इको मेथड ऑलवेज यूज मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट, कि बुलेट जो है या बुलेट की जो साउंड है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो डिस्टेंस निकालने के लिए s इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इनटू टाइम अपॉन 2, या अगर हमें उस बुलेट की स्पीड निकालनी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2s अपॉन t। दैट्स क्लियर। ये था आपका इको मेथड, तो आप इसे नोट कीजिए फटाफट। तो बेटा अब हम यूज करते हैं, आपको पता लग गया इको मेथड के फॉर्मूले पता लग गए। इको मेथड के बाद हम रडार मेथड की बात करते हैं, रडार की और लेज़र की, रडार और लेज़र। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि मैं सेकंड मेथड यूज़ करना चाहता हूं। आपको फॉर्मूला तो पता चल गया बुलेट के लिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इससे s निकालेंगे तो v इंटू टी अपॉन 2। अब नंबर सेकंड मेथड पे जो आ जाता है वो बेटा सबसे पहले आ जाता है रडार। तो रडार आपको बताना है कि रडार मेथड में अंदर क्या यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रडार यूज़ क्या किया जाता है, नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेटवर्किंग के लिए जो हमारे नेटवर्क्स वगैरह होते हैं इन सब के लिए हम रडार का यूज़ करते हैं। हम मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं, या हमारे एस्ट्रोनॉमिकल्स जो होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो सब हम किसका यूज़ करते हैं, रडार का। हमें दूसरे प्लैनेट का पता करना होता है तो भी हम रडार का ही यूज़ कर देते हैं। तो यानी कि रडार मेथड, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम रडार मेथड ऑलवेज यूज्ड, रडार मेथड ऑलवेज यूज्ड, इस चीज़ का ध्यान रखना, रडार मेथड ऑलवेज यूज्ड फॉर द सिग्निफिकेंस, रडार मेथड ऑलवेज यूज्ड फॉर द सिग्निफिकेंस साउंड या नेटवर्क डिस्टेंस, साउंड या नेटवर्क डिस्टेंस। अब नेटवर्क डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला बेटा इसी तरीके से यही वाला फॉर्मूला होगा कि वो नेटवर्क डिस्टेंस कितनी स्पीड से जाएंगे, तो वो v इज इक्वल टू जाएंगे 2 इंटू एस अपॉन टी। जो आपने फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ा है वही फॉर्मूला आप लगेंगे, सब जगह वही फॉर्मूला लगेगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट आपको इतना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है अगर मुझे
यहाँ आपको जो है s तो आपने डिस्टेंस बता दिया कि ये जो s है मुझे डिस्टेंस लेनी है। अगर मैं इसको फाइंड करूँ, अगर मुझे ये फाइंड करनी है तो फाइंड करने के लिए मैं लगा सकता हूँ s इज इक्वल टू वी वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन 2, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन 2। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है ये जो वेलोसिटी है ना, हम इस वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ लाइट को यूज़ करेंगे। इस वेलोसिटी की जगह क्या यूज़ करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि मैं यहाँ पे जो यूज़ करने वाला हूँ बेटा, वो यूज़ करने वाला हूँ स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट को तो हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो है यहाँ नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। कौन सा बेटा? आपको डिस्टेंस निकालने का कि s इज इक्वल टू c इंटू टी अपॉन 2, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। दैट क्लियर? इसी को जो बोलते हैं हम रडार मेथड, क्योंकि रडार मेथड ऑलवेज यूज्ड फॉर द सिग्निफिकेंस साउंड या नेटवर्क डिस्टेंस। कि रडार मेथड को हमेशा कब यूज किया जाता है? रडार मेथड को हमेशा साउंड और नेटवर्क डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और वहां पर हम जो डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी यूज करते हैं या स्पीड ऑफ यूज करेंगे, वहां स्पीड यूज करेंगे स्पीड ऑफ लाइट। दैट्स क्लियर बेटा? यहाँ पे जो हम यूज करेंगे स्पीड ऑफ लाइट। अब मेरा जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड, यानी कि s इज इक्वल टू c इंटू टी अपॉन 2। दैट्स क्लियर? आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ सारी चीजें पता चल गई। यही चीज आपको यूज कर, रडार मेथड हो गया। अब रडार मेथड के बाद आपने एक मेथड और सुनूंगा, लेजर लाइट वाला मेथड, ठीक है ना? उसको भी मैं इसी के अंदर मेंशन कर देता हूं बेटा, वो उसमें भी यही फॉर्मूला है लेजर। बस आपको क्या करना है, लेजर की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको, लेजर की फुल फॉर्म, वो अभी मैं आपको फुल फॉर्म लिख के बताऊंगा। ये मैंने चैप्टर इसलिए सारी चीजें बताई हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में से निकाल दी हैं, क्योंकि जब आपसे कोई पूछे कि आपको फिजिक्स आती है तो हाँ, हमने फर्स्ट चैप्टर से यही चीजें सीखी। असली फिजिक्स तो अब डायमेंशन स्टार्ट होगी और उसकी एप्लीकेशंस भी स्टार्ट होंगी। देखिए सबसे पहले लेजर। अब लेजर की फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस एक बार मैं डायरेक्ट इसको इंटररिलेट कर दूं। अब लेजर लाइट है, लेजर लाइट देखा, वो उसके अंदर भी बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला है कि आप कोई भी लाइट का बीम डालते हैं, आपने बटन दबाया और लाइट का बीम चलता है, तो वो जो लाइट का बीम चलेगा वो भी कितनी स्पीड से चलेगा? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जितना आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं वो भी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा कि आप वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन 2, और वेलोसिटी की जगह हम आपको c यूज कराएंगे। वेलोसिटी की जगह क्या यूज करा लेंगे? c, यानी कि इसका हो गया s इज इक्वल टू c इंटू टी अपॉन 2। s इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? s इज इक्वल टू c अपॉन t, यानी कि c इंटू टी अपॉन 2, यानी कि वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां हम लिख सकते हैं बेटा वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। एनसीईआरटी में यही चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में दे रखी है पर आपको समझ में नहीं आती। स्कूल के एकेडमिक टीचर इसको हटवा देते हैं, छुड़वा देते हैं, क्योंकि ताकि उन्हें पढ़ाना पड़ जाए। कह देंगे ये तो बेसिक है, पर लेकिन आप जैसे ही ग्रेजुएशन में कहीं फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपने स्टार्टिंग में ये आएगा, फिर आप कैसे पढ़ाओगे, आप कैसे पढ़ोगे उस चीज को? तो आपको बेसिक पता चल गया कि लेजर लाइट के अंदर भी जो हम वेलोसिटी की जगह यूज करेंगे वो भी हम स्पीड ऑफ लाइट को ही यूज करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको लेजर की फुल फॉर्म बताता हूं, लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, लेजर की फुल फॉर्म के लिए मैं आपको उस जगह को रफ करता हूं और रफ करने के बाद आपको यहां बताता हूं। फिर हमारा एक ही चीज रह जाएगा, बहुत अच्छा सा डेरिवेशन रह जाएगा, सोनार मेथड। सोनार मेथड अगर मैं आपको बताऊं वो हमारी पनडुब्बी के लिए यूज किया जाता है, वो भी समुद्र की गहराई नापने के लिए। अगर समुद्र के अंदर हमें देखना है कि साइक्लोन अभी कितनी गहराई पे है, कब आएगा, कैसे आएगा, वो सब देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोनार मेथड। हमें पनडुब्बी को कितनी गहराई तक लेके जाना है, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम सोनार मेथड का यूज करते हैं। उसमें पैडलक्स वगैरह बनाए जाते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर। तो उसको करने से पहले मैं लेजर की फुल फॉर्म बता दूं। तो लेजर की जो फुल फॉर्म होती है वो आपको पता भी होनी चाहिए। आप मार्केट में लेजर लाइट खरीदते हैं पर लेकिन फुल फॉर्म किसी को नहीं पता होता। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन, एल से लाइट
ए से एम्प्लीफिकेशन, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन। तो सबसे पहले लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड। तो बात समझ में आ रही है ना क्या? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड इमिशन, यानी कि इमिशन ऑफ रेडिएशन, RADITION, ये होता है बेटा लेजर की फुल फॉर्म। तो आपको तो कंफर्म याद रखनी है बेटा। बोलो, L से लाइट, A से एम्प्लीफिकेशन, S से स्टिम्युलेटेड, E से इमिशन ऑफ रेडिएशन। और यही यूज किया जाता है जैसे LED वगैरह के अंदर भी कुछ फुल फॉर्म होती हैं। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी को हम बोलते हैं लेजर की फुल फॉर्म। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? लेजर की हम फुल फॉर्म बोलने वाले हैं। दैट्स क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया कि लेजर मेथड में भी वेलोसिटी की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोबारा से देखिए, इको मेथड बुलेट के लिए यूज करेंगे, बुलेट की साउंड के लिए यूज करेंगे कि जितनी साउंड गई ओरिजिनल डिस्टेंस प्लस रिफ्लेक्टेड डिस्टेंस यानी कि 2s, तो यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2s/t। s निकालेंगे तो वेलोसिटी इंटू t/2। दैट्स क्लियर। उसके बाद जब हमारा आता है सोनार रडार मेथड, तो रडार मेथड में भी इतना ही डिस्टेंस कवर करते हैं, बट वेलोसिटी की जगह क्या आ जाता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी कि वेलोसिटी की जगह क्या यूज करेंगे? c यूज करेंगे। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू c इंटू t/t। बिल्कुल क्लियर। अगर मैं उसे लेजर मेथड में भी यूज करूंगा, वहां भी हम स्पीड ऑफ लाइट यूज करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट c इंटू t/2। यहां तक क्लियर हो चुका है। अगला हम टॉपिक स्टार्ट करने जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं सोनार मेथड। आप इसे नोट कीजिएगा पहले बेटा। तो स्टूडेंट्स, अब लेकर के आ रहे हैं हम आपके लिए सोनार मेथड। तो सोनार मेथड क्या होता है उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, और कब कैसे हमें सोनार मेथड को यूज करना है और किस चीज के लिए सोनार मेथड को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं सोनार मेथड की फुल फॉर्म क्या होती है। सोनार मेथड की फुल फॉर्म जो होती है वो मैं आपको बताऊं, साउंड, देखो S फॉर साउंड, O का कोई मीन्स नहीं है बेटा, साउंड नेविगेशन, इस बात का क्लियर मानना, साउंड नेविगेशन, N से नेविगेशन, एंड रैंगिंग, RANGING, ये होता है बेटा सोनार मेथड की फुल फॉर्म। A फॉर एंड और R फॉर रैंगिंग। अगर आप बहुत से बच्चों को अजीब लग रहा होगा कि सर O क्यों है फिर बीच में, तो आप एक काम करना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग, कि साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग इसको बोला जाता है, इसी को बोलते हैं हम सोनार मेथड, यानी कि साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग इसको बोल दिया जाता है। दैट्स क्लियर। अब क्या है बेटा इस सोनार मेथड के अंदर, ये हम कहाँ यूज करते हैं? मैंने बात बताया कि पनडुब्बी, पानी की गहराई को मेजर करने के लिए हम सोनार मेथड का यूज करते हैं। साथ में मैं बताऊं, इसके अंदर जो वेव यूज की जाती हैं वो वेव यूज की जाती है अल्ट्रासोनिक वेव। कौन सी वेव यूज की जाती है? अल्ट्रासोनिक वेव। दैट्स क्लियर। तो हम इसकी सबसे पहले नीचे डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि सोनार मेथड always used depth of water, यानी कि सोनार मेथड always used depth of the water in the sea या ocean by अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि इसमें क्या किया जाता है? समुद्र की गहराई को नापा जाता है। किससे? बाय अल्ट्रासोनिक वेव। तो देखो, सोनार मेथड ऑलवेज यूज्ड डेप्थ ऑफ द वाटर इन द
सी या ओशियन बाय अल्ट्रासोनिक वेव। तो सोनार की फुल फॉर्म पता चल गई थी कि सोनार मेथड को हम समुद्र या महासागर की गहराई को नापते हैं बाय द अल्ट्रासोनिक वेव। तो इसके निकालने का ये जो आप डेप्थ नापोगे, पानी की गहराई नापोगे, यानी कि पानी की जो गहराई आप नापोगे वो किस किस फॉर्मूले से नापी जाती है, ऐसा कौन सा पैरालैक्स फॉर्मूला होता है, वो हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए इसी के अंदर मैं आपको प्रूव करता हूं। जैसे सपोज करो समुद्र से मैंने समुद्र की सरफेस से गहराई तक h डिस्टेंस तक, ये गहराई है समुद्र की, और यहां मैंने एक टावर लगा दिया। मैंने ये क्या लगा दिया, टावर। इस टावर को बोलते हैं h, इस टावर को बोलते हैं h। अब ये टावर का मेरा टॉप पॉइंट है बेटा, इस टावर का कैसा पॉइंट है, टॉप पॉइंट, और इस टॉप पॉइंट को मैं बोल देता हूं बेटा a। और ये मेरा कैसा पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये है मेरा बॉटम पॉइंट। ये जो है मेरा वो कैसा पॉइंट है, ये मेरा बॉटम पॉइंट है। अब बॉटम पॉइंट को बोलूंगा b, तो टॉप पॉइंट a, बॉटम पॉइंट b, दैट्स क्लियर। और ये क्या है, और a पॉइंट से b पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है या हाइट है टावर की वो h है। अब इससे मैंने कुछ ही डिस्टेंस पे अपनी पनडुब्बी को लगा दिया, यहां पे मेरी पनडुब्बी पहुंच गई, ठीक है ना, यहां पे मेरी पनडुब्बी पहुंच गई है। अब पनडुब्बी की जो जहां से टावर का बॉटम पॉइंट है वहां से हमारी मैरीन की यानी कि मराइन जो होती है, पनडुब्बी जो होती है, उसके अंदर मैंने वो एक्स डिस्टेंस पे रखी हुई है। एक्स डिस्टेंस पे रखने के बाद मैंने इन दोनों को पॉइंटों को मिलाया और ये मेरा डिस्टेंस इस तरह से पॉइंट तैयार हो गया। इसको मैंने पी पॉइंट मान लिया और यहां से ये क्या बना लिया, यहां से इसने थीटा एंगल बना लिया जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब इसमें करने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, आप एक चीज को देखिए। सबसे पहले ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि जो ए बी है वो टावर की हाइट है। यानी कि जो सोनार मेथड है उस सोनार मेथड को ओशन के अंदर या सी के अंदर पानी की डेप्थ को यूज किया जाता है कि हमारी पानी की डेप्थ कितना होगा बाय द अल्ट्रासोनिक वेव। अब अगर इसका मैं करंटली एक्सप्लेन बताऊं कि जैसे मेरे पास एक टावर है जिसके टावर की पॉइंट है टॉप पॉइंट A और बॉटम पॉइंट B, देन द हाइट ऑफ द टावर इज h। सपोज करो मेरे पास कोई पॉइंट है C के अंदर जहां पे मेरी क्या रखी हुई है, मरीन रखी हुई है, यहां पे मेरी मरीन है। उस मरीन की बॉटम पॉइंट से डिस्टेंस कितना है x और वो टॉप पॉइंट से एंगल बना रही है थीटा। तो इसका मतलब मैं इस डायग्राम को देख के मुझे दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। तो अगर मैं मान के चलूं ए बी, ए आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट टॉप ऑफ द टावर और बॉटम ऑफ द पॉइंट, यानी कि ए बी इज हाइट ऑफ द टावर, ए बी इज हाइट ऑफ द टावर। जो ए बी है बेटा वो क्या है, टावर की हाइट है, और वो टावर की हाइट कितना है बेटा, h मैंने मान लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारा जो x है वो क्या है, वो डिस्टेंस है टावर के बॉटम पॉइंट से लेकर के मरीन पॉइंट तक, यानी कि डिस्टेंस ऑफ मरीन फ्रॉम बॉटम ऑफ द टावर, फ्रॉम बॉटम ऑफ द टावर, यानी कि टावर के बॉटम से मरीन की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x। अब ये थीटा आप कोई बच्चा बता सकता है थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पे हम वेयर थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको जो बोलेंगे बेटा हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका मतलब इसके बीच में एक रिलेशन निकल के आने वाला है। हम आप जानते हैं जब हमने 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कि उसमें राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम tan थीटा निकालने की कोशिश करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देन मैं यहां पे मान के चलता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप जानते भी हैं थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब थीटा के सामने वाली साइड को बेटा परपेंडिकुलर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है और थीटा के साथ वाली साइड को बेस बोला जाता है। तो बेटा यहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हाइट ऑफ द टावर। देन यहां पे मैं मान सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर की हाइट ऑफ द टावर। अगर ये क्या है बेटा, बेस आ जाएगा x। तो यानी कि आपका यहां पे आ गया कि tan थीटा इज इक्वल टू
h अपॉन x। अगर मैं इससे h निकालने की कोशिश करूं हाइट ऑफ द टावर, तो tan थीटा इंटू x, यानी कि आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो टावर है जो मरीन के लिए लगा हुआ है, उस टावर की हाइट कैसे निकालेंगे कि h इज इक्वल टू tan थीटा x, यानी कि h इज इक्वल टू tan थीटा x। आप यानी कि x क्या है, वो डिस्टेंस है जहां टावर के बॉटम पॉइंट से लेकर के मरीन रखी हुई है। इस वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट। और tan थीटा तो आप निकाल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन x। इस तरीके से आप ये चीजें निकाल सकते हैं। नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर हम दो एंगल्स के लिए एलिवेशंस अलग अलग निकालते हैं। देन स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने एलिवेशन ऑफ एंगल दिया था, टावर ऑफ हाइट h, और जब हमने टावर की हाइट दे दी h और उसका हमने देखा जो मरीन है, मरीन की जो डिस्टेंस है वो बॉटम ऑफ द टावर इज x, जिसके लिए निकल के आया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन x। अब ये बात क्लियर होने के बाद अब सपोज करो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मैं किसी भी टावर की h हाइट को लेकर के वहां पे बैठा हुआ हूं और वहां से दो मरीन को देखना चाहता हूं। देन जो फर्स्ट मरीन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 1 बनाएगी, देन सेकंड मरीन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 2 बनाएगी। तो उसके लिए हम कैसे अपनी डिस्टेंस या कैसे हाइट ऑफ द टावर सॉल्व करते हैं, उसके लिए देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक h हाइट का टावर कंसीडर कीजिए। ये रहा टावर का टॉप ऑफ द पॉइंट A, टावर का टॉप ऑफ द पॉइंट B, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हो चुका है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो चुकी है h, यानी कि हाइट ऑफ द टावर। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद बेटा क्या करना है, इसे मैंने कुछ ही डिस्टेंस पर सबसे पहले मैंने एक मरीन को लिया और इस मरीन को नाम दे दिया मैंने P, और ये जो है यहां से कितनी डिस्टेंस बना रही है, ये डिस्टेंस बना रही है हमारी कितना, x1 बना रही है। क्लियर। उसके बाद सपोज करो मैंने इसे एक और मरीन बनाई और उस मरीन का नाम हो गया Q, और ये यहां से जो है वो डिस्टेंस जो क्रिएट करेगी वो डिस्टेंस क्रिएट करेगी x2। वो डिस्टेंस कितना क्रिएट हो जाएगा बेटा, x2। अब ये जो x2 डिस्टेंस है बेटा, ये आपको बॉटम ऑफ द टावर से ही क्रिएट करना है। आप ये मत सोचना कि ये जो है यानी कि x2 कहां से आएगा, कि आप सोचो x2 जो है वो मैं P पॉइंट से कंसीडर कर लूं। नहीं बेटा, ये x2 मैं कहां से मान के चलूंगा, Q पॉइंट के लिए B पॉइंट से। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं, जब मैंने यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना चाहा और P पॉइंट को कनेक्ट करने की सोची, तो P पॉइंट को कनेक्ट करते हुए सबसे पहले मैं यहां पर आया, तो P पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहां पे मैंने कितना एंगल बनाया, थीटा 1, और देन Q पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए जो मैंने एंगल बना दिया वो एंगल बनेगा थीटा 2। अब इसमें आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल ABP, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ABP के अंदर थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर h, बेस आपका x1, यानी कि आप जान सकते हैं कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं लिख सकता हूं बेटा tan थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज द हाइट ऑफ द टावर, बेस इज द डिस्टेंस यानी कि x। अगर मैं इससे क्या निकालना चाहूं, अगर मैं इससे x1 निकालना चाहूं तो x1 निकालने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, h अपॉन tan थीटा 1। ठीक है। तो आप बेटा जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये जानता भी हूं कि जब वो 10th क्लास में पढ़ते थे तो आपका 6th चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक रिलेशन बताया जाता है कि सबसे पहले वी नो दैट कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। अगर मेरा एंगल 1 है तो बेटा मैं इसके लिए लिख सकता हूं tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा 1। बिल्कुल सही बात। अगर मैं cot थीटा 1 को इधर रिप्लेस कर दूं तो कितना आ जाएगा, cot थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा 1। अब अपने वापस फॉर्मूले पे आइए। तो फॉर्मूले के अंदर हमने देखा कि x1 इज इक्वल टू h इंटू 1 अपॉन tan थीटा। यहां तक सारी बात क्लियर है। अब जरा ये 1 अपॉन जो tan थीटा है इसको कंपैरिजन इससे करके देखिए बेटा कि 1 अपॉन tan थीटा 1 इज इक्वल टू cot थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा 1। तो क्या मैं 1 अपॉन tan थीटा 1 की जगह cot थीटा 1 लिख सकता हूं? तो यानी कि आ जाएगा x1 इज इक्वल टू h
into cot थीटा 1 इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल APB के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ABQ, अगर मैं ट्राइंगल ABQ की बात करूं तो ट्राइंगल ABQ देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके लिए आप क्या लगा दोगे बेटा कि tan थीटा 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गुड बेटा। अब यहां पे अगर मैं निकालना चाहूं तो tan थीटा 2 परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा बेटा, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर इज h अपॉन बेस का काम करेगा x2। अगर मैं इससे x2 निकालने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि x2 इज इक्वल टू h अपॉन tan थीटा 2। तो आपको इस तरह से कंपैरिजन करके देखिए कि जैसे मैंने ये वाला कंपैरिजन किया है उसी तरीके से मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि x2 इज इक्वल टू कितना, h इंटू 1 अपॉन tan थीटा 2। तो 1 अपॉन tan थीटा 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, cot थीटा 2। तो यानी कि x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, h cot थीटा 2 देन द इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक बात समझ में आ गया। मतलब अलग अलग ट्राइंगल के लिए क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग ट्राइंगल के लिए हम इक्वेशंस को भी निकाल सकते हैं, यानी कि इन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। उसके बाद जब दोनों का रिलेशन निकल के आ गया, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड। तो जैसे आप करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन नंबर सेकंड x2 इज इक्वल टू h cot थीटा 2 माइनस h cot थीटा 1। बिल्कुल क्लियर, यानी कि इस तरह से आ गया। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h cot थीटा 2 माइनस h cot थीटा 1। क्या मैं इसमें से h कॉमन ले सकता हूं, h भी कॉमन ले सकता हूं और कोट भी कॉमन ले सकता हूं। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h कोट कॉमन ले लिया, आपका बचा थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब x2 माइनस x1 देखिए बेटा, ये सारी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है x2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है x1। तो ये कितना बचा मेरा x2 माइनस x1, यानी कि दो मरीन के बीच की डिस्टेंस। तो दो मरीन के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने इसको x माना, x इज इक्वल टू कितना आ गया, h cot थीटा 2 माइनस थीटा 1। बिल्कुल, वेरी गुड। अब यानी कि ये फॉर्मूला आ गया कि आपको दो मरीन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो दो मरीन के बीच की डिस्टेंस होती है x इज इक्वल टू h cot थीटा 2 माइनस थीटा 1। अगर मैं चाहूं तो यहां से मैं हाइट ऑफ द टावर भी निकाल सकता हूं। तो बेटा हाइट ऑफ द टावर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि x अपॉन cot थीटा 2 माइनस थीटा 1। शाबाश। और इसी के साथ आज हम तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर से अलविदा कहते हैं। यानी कि आज मैंने आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट फिनिश हो चुका है। हम जो नेक्स्ट क्लास कंडक्ट करने वाले हैं उसके अंदर टॉप 15 न्यूमेरिकल्स को लेंगे इन द बुक ऑफ एसएल अरोरा एंड द अदर रेफरेंस बुक होती है उनसे। तो सबसे पहले यह आपको समझ में आ गया होगा, अगर हमारे पास दो दो मरीन दे रखी हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो x इज इक्वल टू h cot थीटा 2 माइनस थीटा 1 वेयर थीटा 1 है थीटा 2 द एंगल ऑफ एलिवेशंस। एंड अगर इसे हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू x अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। यहां तक समझ में आएगा। सभी स्टूडेंट से मैं कहता हूं कि सारे नोट्स को प्रॉपर बनाते चले, बनाने के बाद अपने जितनी भी क्लासेस हैं उनका रेगुलर लिंक बनाएं। आप उनको रेगुलर लिंक करें, लिंक करने के बाद उन्हें पढ़ें। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। वेरी वेरी थैंक यू आज की क्लास के लिए बेटा।